लेकिन एक चीज बताइए सर, अब एक और आरोप निकल कर आ रहा है। बोलिए। कि इतने साल हमसे जीएसटी लिया, पनीर पे 12% जीएसटी, 100 रुपए का पनीर 112 रुपए, और अब आपने जीएसटी को रिस्ट्रक्चर करके आसान कर दिया। तो या तो इतने टाइम तक हमसे जबरन वसूली हुई, या अब उस पैसे का क्या होगा, या हमारी तो मेहनत की कमाई मैं थी। आपको ये बता रहा हूँ कि जीएसटी जब लागू हुआ, अगर हम उस रेट की तुलना यूपीए के दौरान सर्विस टैक्स और एक्साइज से करें तो वो आधी थी। पनीर आप जैसे जो 12% बोल रहे हो, आपको ताज्जुब होगा हेयर ऑयल जैसे अभी कल 3-4 दिन पहले के रेट रेशनलाइजेशन के पहले हमारा हेयर ऑयल पे 18% पे था। अगर हम उसकी तुलना यूपीए के दौरान 20-30 टैक्स लगते थे तो वो 37% होता था, जो अब आप 5 में ले आए। वो पहले आया 18 पे, फिर आया 5 पे। तो लोग जो बोल रहे हैं ना पहले आपने, अरे आप उसकी पहले वाले की तुलना उससे पहले वाले से कीजिए। उससे पहले सर्विस टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगते थे, सेल्स टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी, ऑक्ट्रॉय, उस सारों का अगर आप जोड़ेंगे तो एसेंशियल कमोडिटीज़ पे 40% टैक्स। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक कमोडिटी है जिसका बहुत अज्ञानी लोग जिसको बोलते हैं कि साहब ट्रैक्टर पर कांग्रेस के ज़माने में, यूपीए के ज़माने में अगर सारे जीएसटी के जिन एक्ट्स को जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट करा वो मान ले तो ट्रैक्टर पर लगभग 28% 30% टैक्स लगता था। तो अब वो धीमे धीमे कम हुआ है। तो आप ये कोई कहे कि साहब 8 साल हमने गलत दिया, अरे उससे पहले जो टैक्स लग रहे थे उसको आधा कर दिया था जीएसटी ने, और अब जो 8 साल पहले जो टैक्स था उसको अब आधे से भी कम कर दिया। सर एक इम्पोर्टेंट, हम जीडीपी आपने शुरुआत से अब तक का, और हम अक्सर 11 साल के इस बीजेपी के कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ, तीसरी अर्थव्यवस्था। सर ये तीसरी अर्थव्यवस्था का एक सवाल यह है कि भारत की ग्रोथ रेट तो ऊंची है, लेकिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इसके साथ साथ हमने एक सपना दिखाया कि आप खुद का वो खोलें, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। उसको लेकर भी कोई ठोस बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला। काम हो रहा होगा। तो हम एक तरफ तो अपनी 6.5-7% की वो बताते हैं, दूसरी तरफ अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और एक डर है, महंगाई बढ़ रही है। लोग खरीद रहे हैं, सब गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, फ्लैट्स भी खरीद रहे हैं, गुड़गांव तक में खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब है। तो ये परसेप्शन का क्या कर, एक बात हम सबको समझनी चाहिए कि मतलब आंकड़ों में ही है क्या? आंकड़ों में नहीं, मैं आपको हर चीज़ का जवाब देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटीज़ में महंगाई नहीं बढ़ी है। जैसे हमारे डेली यूज़ का टूथपेस्ट हो, हमारा साबुन हो, हमारे नॉर्मल एपरल्स हो, नॉर्मल घड़ी हो, पेन हो, पेंसिल हो, इसमें महंगाई नहीं बढ़ी है। आज पेट्रोल हो, डीजल हो, जो कीमतें हैं वो मोर और लेस कांस्टेंट है। तो महंगाई नहीं बढ़ी। और सरकार के जो आंकड़े हैं, जो सरकार अपनी तरफ से कलेक्ट करती है, और जो अन्य एजेंसियों के भी आंकड़े, भले CMIE का मान लें, तो वो आंकड़े भी महंगाई को बढ़त को नहीं बता रहे। सारे आंकड़े कह रहे हैं महंगाई की दर 3.5-4% के बीच चल रही है, जो यूपीए के दौरान 9 से 10% थी। मैं पुनः दोहराता हूँ, 9 to 10% महंगाई दर थी, जो अभी 3.5 से 4% पर है। तो महंगाई तो नहीं बढ़ी। अब आए बेरोजगारी वाली जो क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है भारत की डेमोग्राफी। यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, हमारी पॉपुलेशन, हमारी युवा फोर्स हमारी ताकत है। अब उस युवा फोर्स को हमें निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट भी देना है। ये इससे हम ना तो नकार रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, सरकार का ही काम है। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड आंकड़ों से बोल रहा हूँ कि पिछले 2014 से लेके 24 के बीच 17 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ, 17 करोड़। और 23 करोड़ देश के लोग गरीबी से बाहर निकल के आए। 23 करोड़ लोग, छोटा नंबर नहीं है। तो फिर भी इसमें और करना चाहिए, और हम उसकी तरफ, प्रधानमंत्री जी की विशेष उसकी तरफ ध्यान है, उस पर भी और काम भी कर रहे हैं, और भी करना भी चाहिए, और उस पर और भी हम काम भी कर रहे हैं।
तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स हम देखें तो अभी देश में बेरोजगारी की दर लगभग 3-3.25% के आसपास, जो बीच में 6% तक गई थी। वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसके भी कई कारण थे, पर अब जो बेरोजगारी का नंबर है वो कंट्रोल्ड है। और फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन मतलब महिलाओं की रोजगार में भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। ये देश के लिए बेहद सुखद समाचार है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी मैं आपको यूपीआई से आपसे लूँ या आपको दूँ तो पैसा लगेगा, उस पर भी चार्जेस हैं। मैं एटीएम से विड्रॉ करूँ, उस पर चार्जेस हैं। ये हिडन चार्जेस हैं, बट ये पॉकेट पे आते हैं, हमारी मेहनत की कमाई पे आते हैं। इन सब के लिए कोई देखिए, रिफॉर्म? ये तो सब बैंक के डिसीजन होते हैं, हर बैंक अपने निर्णय करता है। सरकार रेगुलेट, सरकार भी इसके ऊपर ओवरसाइट रखती है। मतलब अगर हम 2 बार ट्रांजैक्शन करें या 3 बार करें तो उसका कुछ, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉकेट की बात है। ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ इनिशियल कुछ ट्रांजैक्शंस तो फ्री होते हैं। एटीएम से भी आप विड्रॉ करें, एक नंबर से ज़्यादा विड्रॉ करें तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस पे भी ओवरसाइट है सरकार की, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूँ, पर ये सारी चीज़ें उन बैंक और उन संस्थाओं के निर्णय होते हैं। मैं आपसे चर्चा करने से पहले ऐसे ही सोशल मीडिया पे गई थी, तो मैंने कमेंट पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने कहा आपसे साझा किया जाए। और ऐसे उनके पुराने कमेंट्स देख के उन व्यक्ति के ये लगा कि वो भाजपा थॉट प्रोसेस के हैं, लेकिन फिर भी सवाल उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से पॉपकॉर्न पर मीम्स बने और सोशल मीडिया पे लगातार टैक्स को लेकर हुआ, तो भारत की जनता और सोशल मीडिया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ट्रंप ने हमें चीज़ें सस्ती दिला दी, बदलाव कर दिया। पॉपकॉर्न वाला भी जो मीम्स वगैरह बने वो टेक्निकली गलत, फैक्चुअली गलत थे। और पॉपकॉर्न में कई प्रकार के पॉपकॉर्न होते हैं, तो ये जो हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोडिंग होती है हर तरह के। जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी ने एक बात कही कि किसी भी प्रकार की भारतीय रोटी पे कोई टैक्स नहीं। पहले के ऊपर देश की जो कोडिंग है कमोडिटीज़ की, उसमें रोटी अलग होता है, पराठा अलग होता है, मलाबारी पराठा अलग होता है, और कई और प्रकार की भी रोटियां हैं। तो इसी तरह पॉपकॉर्न के भी कई प्रकार होते हैं। सरकार, देखिए, आप कहेंगे कि सर सिगरेट पर 40% क्यों, या गुटखा या पान मसाला पर 40% क्यों? क्योंकि सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती है। ये देश के लोगों की हेल्थ के लिए इंजूरियस है। उसी तरह जो पॉपकॉर्न होते हैं जिसमें शुगर मिला दी जाती है, जो जली हुई शक्कर जिसको कहते हैं, कैरामेल्ड पॉपकॉर्न, तो वो सरकार उसको प्रमोट नहीं करना चाहती। शुगरी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड वाटर हैं, सरकार इनको प्रमोट नहीं करना यही चाहती। वजह शायद जो सिन गुड्स पे आपने 40% लगा दिया है, तो इन पे अगर फिर भी आपकी इच्छा है खाने की तो फिर टैक्स पे करो सरकार। हाँ, इन पे सरकार इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती। पर जैसे आपको मैं बताऊं, आम लोग हम चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं तो उस पे टैक्स कम है या जीरो है। चाय के साथ एक अपन लोगों की आदत होती है, विशेषकर भारत के लोगों की, कि चाय के साथ, शाम की चाय के साथ एक नमकीन की फांकी लेते हैं, तो 5% नमकीन पे टैक्स कर दिया। तो सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पॉपकॉर्न के अगेंस्ट में कोई चीज़ नहीं है, पॉपकॉर्न तो खाइए, पर ये जो शक्कर मिला हुआ पॉपकॉर्न है इसको कम खाइए। तो कम खाने को अब मैं आपको रोक तो सकता नहीं, तो सरकार जिन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती उस पर टैक्स ज़्यादा लगाती। हमारे व्यूअर्स को एक सलाह दीजिए सर, आप नीति आयोग में गोल्ड के भी टास्क फोर्स में रह चुके हैं पॉलिसी, तो गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जाए अब आने वाले समय में, या एसआईपी म्यूचुअल फंड्स? क्योंकि मार्केट का वॉलेटाइलिटी जिसे बोलते हैं, वॉलेटाइल बहुत जल्दी है, बार बार ये डर है कि क्रैश हो जाएगा। अमेरिका में भी है, पूरे विश्व में डर है, भारत में भी डर है। अदिति जी, आप बहुत ये डिफ़िकल्ट सवाल मुझसे पूछ रही है, पर मैं एज ए इकोनॉमिस्ट इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं ये कहूँगा सारे लोगों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कोई एक जगह पे सारे निवेश को मत करिए, ये इन्वेस्टमेंट का पहला नियम। Don't put all the eggs in one basket. डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ
प्रॉपर्टी भी होती है, और यही सबसे ज़्यादा रिटर्न right. जनरेट करता है हर व्यक्ति के लिए। कोई एक जगह फोकस पे मत करिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स के आधार पे अपने निवेश का निर्णय मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं भी जानता हूँ कई लोगों को, जो व्हाट्सएप मैसेजेस को देख के फलाना XYZ ABC कंपनी में निवेश कर देते हैं और उनको उसका उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो पहली बात तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। और अब प्रोफेसर वाली हैट पहन ली मैंने। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपकी एज पर निर्भर करता है। मतलब इक्विटी में ज़्यादा यंग एज में रखिए, प्रौढ़ एज में है तो इक्विटी में बैलेंस कीजिए, वृद्ध अवस्था में है तो फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा रखिए, इक्विटी में कम रखिए। तो ये एज के अनुसार होता है। एज के बाद भी आपके स्पेंडिंग के क्या क्या आपके थ्रेशोल्ड्स है। जैसे बिटिया की शादी करनी है, बिटिया को बाहर भेज करना है, पर उसकी हायर एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, वो कब आएगी, उसके हिसाब से अपने निवेश के निर्णय कीजिए, ताकि जब आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तब आपके पास पैसा होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया और मैं उधार लेके अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ। घर खरीदना है, कई लोगों की ऐसी अभिलाषा होती है कि सपरिवार वर्ल्ड टूर करना है, तो कब करना है, उस समय उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि आपने वो मैं एक सवाल आपसे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वास्तव में क्योंकि कहीं ना कहीं हर भारतीय को गर्व होता है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, देखिए बहुत लंबा है, कब तक पहुंचेगा? आदित्य जी, 5 ट्रिलियन तो हम मेरे ख्याल से अभी 4.3 4.4 तक तो हम पहुंच गए। तो मतलब साल भर में 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और अगले 1.5 से 2 साल के बीच हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर जो विकसित भारत का संकल्प है वो इससे बहुत बड़ा है। हाँ, वो विकसित भारत के संकल्प में क्वालिटी ऑफ लाइफ है। शायद इसीलिए जापान से हम कुछ नंबर आगे ही आए थे, इसलिए हमने बहुत ज्यादा उसका उत्साह नहीं एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़्यादा आए हैं, और बहुत गर्व की बात है, ये फ़ख्र की बात है। पर हमें हमारे प्रत्येक देशवासी की एजुकेशन, हेल्थ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी डेली रूटीन्स, उस पर अभी हमको बहुत अचीव करना, और उसी के लिए हमारा 2047 का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गौरव वल्लभ जी RBI के मंच पर, CII, इन तमाम मंचों पर जब बात करते हैं तो तालियां बजती हैं। वजह है कि अपने अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ है इनको। और आज हमने जब बात करी तो आसान भाषाओं में एक एक बात बताई। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप और भी बात करें, चाहे राजस्थान में जाके करें, जो चिंताएं हैं लोगों के मन में उसको हटाएं। आप हर मंच से बात करें, और लगातार हम भी आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे जो भ्रांतियां हैं, जो ट्रम्प टैरिफ का डर है, या जो नए रिफॉर्म्स हैं, वो खास तौर पे देश के 65% जो युवा हैं, जो अपना भविष्य खोज रहे हैं, बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से इन रिफॉर्म्स को समझ के बना पाएँ। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे भी अदिति जी आपसे बात। थैंक यू सर। थैंक यू सर।